नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर संपूर्णा घोष, ENT कंसल्टेंट ऑफ सनशाइन गच्चीबौली इन हैदराबाद। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, जो कि सब लोग जानते हैं कि खराटे लेते हैं कोई लोग हम लोगों का फैमिली में, और ज़्यादातर लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए और जिसका तरह तरह का इलाज है। तो आज मेरा कोशिश रहेगा इस बारे में सिंपल वे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। वैसे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ सबको, हर स्टेट का लोगों को और हर एज ग्रुप का लोगों को सिंपल वे में ये समझ में आए, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि वर्ल्ड में एक वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड विद दिस थिंग। तो 1 बिलियन लोग पूरा वर्ल्ड में जो है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से सफ़र करते हैं, और ये नंबर दिन पे दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? शायद हम लोगों का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लोग मोटे हो रहे हैं, दूसरा बीमारियां आ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हाई बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम पहले जितना होता था अभी उससे कई गुना ज़्यादा होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है। वैसे ही एक डिजीज़ ये भी है जो कि साइलेंटली बढ़ता जा रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं ये एक साइलेंट किलर है। लोगों को मालूम पड़ता है बहुत बाद में, जब बहुत डैमेज हो चुका है। जो 10 कंट्री है सबसे ज़्यादा स्लीप एपनिया पेशेंट का, उनमें से इंडिया जो है, चाइना, USA, ब्राज़ील के बाद ही इंडिया है। तो इंडिया का स्टेटिस्टिक्स क्या है? 4.4 to 13.7% लोग जो है ये खराटे लेते हैं, और जो कि ख़राब किस्म का खराटे है, जिसको साइंटिफिक टर्म है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। द मेजॉरिटी ऑफ द एज ग्रुप विच इज़ अफेक्टेड इज़ बिटवीन 30 to 70 ईयर्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये स्लीप एपनिया जो है ये होता क्यों है। सो बेसिकली जो एयर पैसेज होता है उसमें कई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हवा कैसे जाता है? पहले हम लोग नाक से जो सांस लेते हैं तो यहाँ से आपका एयर जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे पैलेट, ये है तलक और पैलेट, उसके पीछे का हिस्से से जाएगा, फिर ये आता है माउथ कैविटी में, ये है आपका टांग। तो टांग के पीछे से होके देन इट विल एंटर द एयर ट्यूब। एक बार हवा यहाँ पे घुस गया तो उसके बाद ये चला जाएगा आपका दोनों साइड का लंग्स में। तो स्लीप एपनिया का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसी एरिया पे है। तो अगर आपका नाक में कोई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर पैलेट थिक है, या फिर टंग बहुत बड़ा है, या ओरल कैविटीज़ में टॉन्सिल बड़ा है, तो आपका एयर पैसेज नैरो हो जाता है। और क्योंकि जब हम लोग रात में सोते हैं ऑल द मसल्स आर लूज एंड लैक्स, अब जितना जोर से हवा खींचने का कोशिश करते हो अगेंस्ट दिस ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। यही वाइब्रेशन से साउंड्स प्रोड्यूस होता है, और जब ये नेगेटिव सक्शन ज़्यादा हो जाता है ये पाइप अपने आप कोलैप्स करने लगते हैं, और आपका बॉडी में कम से कम और कम ऑक्सीजन जाने लगता है। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वे, बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्रीट क्यों करना? क्या सिर्फ ये साउंड जो मेरा बेड पार्टनर को डिस्टर्ब करते हैं इसलिए ट्रीट करना है? नहीं, ये आपका बॉडी को सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं। कैसे करते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिन लोगों को होता है उनको सडन हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, सडन स्ट्रोक आ सकता है। और क्योंकि ये लोग बहुत टायर्ड रहते हैं, इन लोगों को दिन में भी नींद आते रहते हैं, बहुत सारा लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है। वर्क प्लेस में एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइव करते हुए भी एक्सीडेंट हो सकता है। डायबिटीज़ 2 होने का चांस ज़्यादा होता है। लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ मोटापा, जिनको ऑलरेडी मोटापा है वो और मोटा होते जाते हैं। हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, और डिप्रेशन तक हो सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न। सो इफ़ वी ट्रीट द स्लीप एपनिया पार्ट वी कैन अवॉइड ऑल दिस बैड हेल्थ हैज़ार्ड्स। तो सवाल ये है कि जो भी खराटे लेते हैं क्या सबको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है कि नहीं है? सो बेसिकली हम लोग सिंपली इसको 2 तरह का डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज़ अ सिंपल स्नोरिंग
वो कौन है? जो ओकेशनल स्नोरर्स है, जब बहुत टायर्ड है और ड्रिंक किया या फिर उस दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, उस दिन उसको खराटे आते हैं, सो दे आर ओकेशनल स्नोरर। अदरवाइज उन लोगों का नींद बहुत अच्छा होता है, सॉलिड नींद होता है, एक बार सोते हैं तो सुबह जाके उठते हैं और दिन में भी एनर्जी लेवल अच्छा है। तो इस टाइप का जो स्नोरिंग है वो उतना डेंजरस नहीं है। द अदर वैरायटी ऑफ स्नोरिंग विच इज़ डेंजरस, और जो टॉपिक में आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग डेली खराटे लेते हैं और वो काफ़ी ज़ोर से होता है, लाउडनेस इतना होता है कि पास का बेडरूम से भी शायद सुनाई देगा, और उन लोगों का स्लीप का जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होता है। इसलिए क्या होता है, जब सुबह ये लोग उठते हैं तो इन लोगों को हमेशा एक डल फीलिंग रहता है, टायर्ड लगता है, चाहे 8 घंटा 9 घंटा भी बेडरूम में स्पेंड किया फिर भी उन लोगों को फ्रेश फीलिंग नहीं आता है। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर इन सब का भी फैक्टर्स रहता है। ज़्यादातर ये लोग ओबेस होते हैं, किसी का हाई बीपी रहता है तो किसी का हाई शुगर रहता है, किसी किसी को थायराइड का बीमारी होते हैं, और किसी किसी को ये जो टायर्डनेस है, एनर्जी लेवल कम होता जाता है, इस वजह से ऑफिस परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, रिलेशन पे अफेक्ट होता है, सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट हो सकता है और अल्टीमेटली डिप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर आपको फीचर्स जो है इन कैटेगरी में से कुछ भी फीचर्स लग रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो खराटे है और स्नोरिंग है वो सिंपल स्नोरिंग नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो जब मेरे पास या कोई भी स्पेशलिस्ट के पास कोई आते हैं स्नोरिंग का प्रॉब्लम लेके, तो हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं? पहले हम लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, कितना ज़ोर से खराटे लेते हैं, और जो बेड पार्टनर है उनको भी पूछते हैं कि क्या आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो है बीच बीच में सांस लेना रुक जाता है, इसको बोलते हैं एपनिया। अगर ये सब फीचर्स है तो मेरा डायग्नोसिस सुन के ही मैं बता सकती हूँ कि ये शायद सिंपल स्नोरिंग नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। बट व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी थिंग? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीप स्टडी, और साइंटिफिक टर्म इज़ पॉलीसोम्नोग्राफी। ये टेस्ट क्या है? एक मशीन है जो लगा के आदमी को सोना पड़ता है। ये हॉस्पिटल में भी हो सकता है और कोई कोई लोग जो हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं उनके लिए घर में भी हो सकता है। तो उसमें कुछ प्रोब्स रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब, सम ईईजी प्रोब, सम बेल्ट। सो ये पूरा लगा के उनको सोना है और नेक्स्ट डे रिपोर्ट जनरेट होता है। उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपका जो स्नोरिंग है वो सिंपल स्नोरिंग है या फिर ओए से है। अगर ओए से है तो ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान करना पड़ता है। पर जो भी हो, जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है इट डिपेंड्स ऑन दिस 3 फैक्टर्स। उसमें से जो मैंने सबसे ऊपर जो मैंने लिखा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वेट और हाइट का एक रेशियो है, अगर ये चीज़ 30 के ऊपर है तो ऑलरेडी वो एक बड़ा फैक्टर है स्लीप एपनिया के लिए, सिर्फ नहीं, आपका हाई बीपी के लिए, आपका हार्ट डिजीज़ के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए। जैसे ही आप आपका बॉडी वेट कम कर लेते हैं, BMI को 30 से नीचे लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो बीमारी है, स्नोरिंग एंड हार्ट डिजीज़ एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये पूरा अपने आप कंट्रोल में आने लग जाते हैं। वेट के अलावा 2 अदर पॉइंट्स जो है कि स्लीप हैबिट, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, स्लीप रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मैं रात को 1 बजे सो रही हूँ, कभी 3 बजे सो के 10 बजे उठ रही हूँ। तो इसके लिए भी काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो आता है। तो स्लीप का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। और जो है स्लीपिंग पोस्चर, बहुत लोगों को फ्लैट सोने से बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, जबकि साइड होके सोने से और पोस्चर चेंज करने से भी खराटे थोड़ा कम हो सकता है। द अदर 2 पार्ट आर दिस वन, CPAP और BiPAP एंड सर्जरी। जिन लोगों को माइल्ड OSA है वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जा सकता है। जिन लोगों का सीवियर डिजीज़ है उनको भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन उसके साथ साथ या तो इस तरफ या तो उस तरफ जाना है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करना है। वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपका बॉडी का फिटनेस के ऊपर, और आप क्या प्रेफर करते हैं। नॉर्मली मैं ऑल पेशेंट्स को मैं पहले ये ऑप्शन देती हूँ, जो कि एक मशीन है CPAP और BiPAP, जो लगा के आपको सोना है। उसमें एक मास्क रहता है, वो मास्क एक ट्यूब के साथ, मशीन के साथ कनेक्ट रहता है, उसको ऑन करके आपको सोना है, और ज़्यादातर केस में आपका जो खराटे है उससे गायब हो जाता है। लेकिन इसका भी थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज सब ट्रीटमेंट का होता है, इसका भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज होता है। कोई कोई पेशेंट इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और फिर हर रोज़ इसको लगा के सोना कोई यंग पेशेंट के लिए अच्छा नहीं लगता है। जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको ये मशीन कैरी करना वो अच्छा नहीं लगता है।
उन लोगों के लिए ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी में क्या क्या सर्जरी हम लोग करते हैं, तो वो भी देखते हैं पेशेंट को पहले कि उनका नाक कैसा है, उनका गले का स्ट्रक्चर्स कैसा है। अगर किसी का नाक का हड्डी टेढ़ा हुआ है, नाक में पॉलिप है या फिर बहुत बड़ा एडिनॉइड है, ऑफ कोर्स उसका नोज़ को करेक्ट करना है। किसी किसी का जो होता है टॉन्सिल बहुत बड़ा हुआ होता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4, तो उसको टॉन्सिल को निकालना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनका तलक का प्रॉब्लम होता है, जो पैलेट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो मोटा हो जाता है, जो यूवुला है स्मॉल टंग वो लंबा हो जाता है। ऐसा केसेस में पैलेट को सर्जरी करके एक नया शेप देते हैं ताकि वो वाइब्रेट ना करे, ताकि एयर पैसेज जो है वो ओपन हो जाए और स्लीप एपनिया जो है वो कम हो जाए। और भी सीवियर केसेस में टंग बेस जो होता है उसका भी सर्जरी करना पड़ सकता है। और कोई पेशेंट को जो है बोनी सर्जरी का ज़रूरत होता है, जिनका ये चीक बोन और मैंडिबल वो अच्छा से डेवलप नहीं हुआ चाइल्डहुड में, वो छोटा है या फिर फ्लैट है, उनका केस में ये हड्डी का सर्जरी करने से उनका एयर पैसेज खुल जाता है, वो अच्छा सांस लेने लगता है और खराटे जो है वो बिल्कुल चला जाता है।